स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे, उसे व्याख्या करते हुए चलेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों, आपको पता है कि पार्ट 4 है वो पहले अपलोड किए जा चुके हैं, ये पार्ट 5वां है। इसमें आपको 30 क्वेश्चन और मिलेंगे। इस प्रकार आज हम 150 क्वेश्चन साइकोलॉजी के कर लेंगे। और ये क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जो 2020 में हुई थी उसके पेपर के साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन आते हैं हर मतलब विषय के अंतर्गत, वो हम सोल्व करते जा रहे हैं। एक वीडियो में एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन लेते हैं। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। फिजिक्स के अंतर्गत जो परीक्षा हुई थी 8 जनवरी 2020 को, उसमें जो 30 क्वेश्चन साइको के आए थे उसको हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने का मतलब एक तो आपको मतलब रीट की अगर आप तैयारी करें या फिर और कोई एग्ज़ाम जो जिसमें साइकोलॉजी आती है उससे संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो से एक फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा कि आप कहाँ मतलब कितनी तैयारी किए कौन कर चुके हैं और आपको कौन सा टॉपिक है वो और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि आए हुए क्वेश्चन में से आपको पता है कि प्रश्न रिपीट होते हैं, तो आपका वो प्रश्न है वो इजी क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाएगा, फिर वो गलत नहीं होना चाहिए। तो इसके ये दो फायदे हैं। इसलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है विकास के विभिन्न पक्ष हैं। शारीरिक और गतिक विकास, संवेगात्मक और सामाजिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास और उपरोक्त सभी। विकास के पक्ष बोल रहा है। विकास के, तो विकास के अंतर्गत सभी चीज़ें आती हैं। शारीरिक और गतिक विकास भी होता है, संवेगात्मक और सामाजिक विकास भी होता है, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक का लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है? मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल, संवेदी कामक काल और पूर्व संक्रियात्मक काल। दोस्तों, पियाजे ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत 4 ही अवस्था बताई थी और ये चारों इन्होंने ऑप्शन में दे दिया। तो इसके अंतर्गत ये पूछ रहा है कि कौन से काल में बालक को लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन के संरक्षण की समझ है वो विकसित हो जाती है? तो दोस्तों, ये मूर्त होती हैं वस्तुएं, तो मूर्त संक्रियात्मक काल में ये समझ विकसित हो जाती है बालक के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक काल। फिर है किशोरावस्था में मार्गदर्शन के लिए शिक्षा में कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी? यौन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मानवता और मूल्यों की शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, किशोरावस्था में यौन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मानवता व मूल्यों की शिक्षा सभी शिक्षाएं शामिल करनी पड़ेंगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास हेतु अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। सहयोगात्मक, अनुशासित, प्रभुत्वपूर्ण और कठोर। तो आपको पता है कि किशोरावस्था के अंतर्गत संवेगात्मक विकास हेतु पूछ रहा है कि अध्यापक की भूमिका संवेगात्मक विकास में किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसमें होगा सहयोगात्मक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये राइट हो जाएगा, सहयोगात्मक। फिर है गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? उद्दीपन अनुक्रिया, संप्रत्यय, समस्या समाधान और अन्वेषण। तो दोस्तों, गेने ने जो मोदी ने अधिगम के प्रकार बताए थे सरल से कठिन की ओर 8 प्रकार बताए थे, उसमें सबसे सरल है वो अधिगम है संकेत अधिगम, और सबसे हार्ड है या 8वां प्रकार मान लीजिए सबसे कठिन अधिगम है वो समस्या समाधान अधिगम। तो इसमें अन्वेषण अधिगम उन्होंने नहीं बताया था गेने ने अपने प्रकार के अंतर्गत, तो अन्वेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा। फिर अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और उद्दीपन का नियम। दोस्तों, ये इनडायरेक्टली मतलब थॉर्नडाइक ने जो मुख्य नियम दिए थे अधिगम से संबंधित 3 मुख्य नियम दिए थे, उसमें से पूछ रहा है कि 3 नियम कौन से हैं और चौथा नियम इसमें से मतलब नहीं है। तो 3 तत्परता का नियम भी दिया था, अभ्यास या अनभ्यास का नियम देता, प्रभाव का नियम देता। तो उद्दीपन है वो इसमें सम्मिलित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किशोरावस्था में निम्नलिखित में से किस विकास के क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना गया है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था की बात कर रहा है, तो किशोरावस्था में आपको पता है कि जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसके संवेग के उसकी गति वापस बढ़ जाती है, उसमें क्रोध की भावना बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसमें संवेगात्मक विकास सबसे ज़्यादा होगा, अधिक संवेदनशील होता है संवेगात्मक विकास। ऑप्शन नंबर 4 संवेगात्मक विकास है वो किशोरावस्था के अंतर्गत सबसे अधिक संवेदनशील माना गया है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि बोल रहा है, करके सीखना, व्याख्यान, रटकर सीखना और कंप्यूटर द्वारा सीखना। तो दोस्तों सबको पता है कि अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है वो करके सीखना है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, करके सीखना। फिर है निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। चिंतन को, प्रत्यक्षण, स्मृति और परिपक्वता। दोस्तों संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं, ये पूछ रहा है सम्मिलित नहीं। ये दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैं सम्मिलित नहीं या सम्मिलित है, ये बात पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा परिपक्वता। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में परिपक्वता को सम्मिलित नहीं किया जाता है। परिपक्वता को संज्ञानात्मक क्षेत्र में हम सम्मिलित नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसी सीखने की श्रेणी में नहीं रख सकते। अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अभ्यास और अनुभूति दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अभ्यास, अनुमति और अंतर्निहित के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन और बीमारी के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो दोस्तों सीखने की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, ये बात पूछ रहा है। तो आपको पता है कि बीमारी के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको अधिगम की श्रेणी, सीखने की श्रेणी में नहीं रख सकते हम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ब्रूनर, स्किनर, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक। तो दोस्तों सीखने का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। 104 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा, थॉर्नडाइक। फिर बात करते हैं आगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है 104 का क्वेश्चन है। इसमें आरपीएससी ने वाइगोत्स्की माना है, लेकिन ये तो आप सबको पता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो तो थॉर्नडाइक ने दिया था। लेकिन आप इसमें देखेंगे तो इसमें देखो, आप इंग्लिश वाला देखो, अब इसमें हिंदी में देखेंगे तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। लेकिन आप इंग्लिश में देखेंगे तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच दे रखा है। आपको पता है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है वो वाइगोत्स्की की दी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा, इंग्लिश की वजह से। इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखोगे तो वाइगोत्स्की हो जाएगा, और हिंदी में दे रखा है इसको सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। आप सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत तो है थॉर्नडाइक का, लेकिन आप इंग्लिश में आप देखोगे तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है, और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है वो वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों ये विरोधाभास है दोनों भाषाओं के अंतर्गत। आप प्रयास एवं त्रुटि है इधर तो, और इंग्लिश में इन्होंने दे रखा है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, तो इसका वाइगोत्स्की उत्तर होगा। और आरपीएससी ने ऑप्शन नंबर 3 ही राइट मान रखा है। हाँ आप देख भी सकते हैं आप आरपीएससी की वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड करके, लेकिन मैं आपको उसी आंसर की के उत्तर बता रहा हूँ। तो इसमें मतलब वाइगोत्स्की उत्तर दे रखा है। वाइगोत्स्की उत्तर है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अनुसार तो वाइगोत्स्की होगा। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है वो वाइगोत्स्की की है, लेकिन सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत जो हिंदी में दे रखा है उसका उत्तर थॉर्नडाइक होता है। लास्ट टाइम ये रीट में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, जो बाद में डिलीट हो गया था। अब आरपीएससी की जो लास्ट रिजल्ट आने के बाद जो आंसर की आती है उसमें देखते हैं कि इसका क्या मानते हैं वो। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं दक्ष एवं विशुद्ध होती हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तो दोस्तों इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती हैं, ये बात है वो गलत है। तो इसमें असत्य बात ही पूछ रहा है कि सम्मिलित नहीं किया जाता, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती हैं, ये बात इसमें गलत है मतलब। फिर व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों ये सत्य और असत्य को आप अंडरलाइन कर लिया करें, ताकि आपका गलत मतलब आते हुए क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो इसी मूर्खता के कारण होते हैं। तो आप इसमें असत्य है उसको अंडरलाइन कर ले पहले ही। यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, व्यवहारवाद की बात कर रहा है। यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, यह चेतना का विरोध करता है, यह वातावरण पर बल देता है, यह अंतर्देशन विधि को स्वीकार करता है। दोस्तों तो अवलोकनीय व्यवहार पर तो बल देता है व्यवहारवाद, और चेतना का विरोध करता है, वातावरण पर बल देता है, ये तीनों बातें इसमें सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो असत्य हो जाएगा। यह अंतर्देशन विधि को स्वीकार करता है, ये बात इसमें गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के अधिगम को प्रोत्साहित या बढ़ा नहीं करता है। प्रोत्साहित नहीं करता है मतलब बालक के अधिगम को। शिक्षण विधि, अधिगम, विशेष सामग्री का संगठन, विशेष सामग्री की अर्थपूर्णता और शारीरिक और मानसिक थकान। तो प्रोत्साहित नहीं करता बात ये पूछ रहा है, और मानसिक थकान दे रहा है। तो इसमें तो देखने से ही पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे। शास्त्रीय या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतया
स्थायी होते हैं। अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः स्थायी होते हैं। पुनरावृत्ति पर बल देता है। बालकों के भय और दुश्चिंता से छुटकारा दिलाने में अनुप्रयोग किया जाता है और अवबोध और रुचि की भूमिका अत्यंत कम है। तो दोस्तों इसमें सब सही नहीं है, ये बात पूछ रहा है। तो इसमें है अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः अस्थायी होते हैं, ये बात इसमें सही नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। शास्त्रीय या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, आपको पता है कि नॉर्मल क्राउडर ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और इसमें ये बात सही नहीं है कि अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः अस्थायी होते हैं। और इसके बारे में सही कथन है, पुनरावृत्ति पर यह बल देता है। बालकों के भय और दुश्चिंता से छुटकारा दिलाने में अनुप्रयोग किया जाता है और अवबोध और रुचि की भूमिका अत्यंत कम होती है। फिर है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विलियम वुंट ने, ए मेस्लो द्वारा, जीन प्याजे द्वारा और जेबी वाटसन द्वारा। तो दोस्तों आपको पता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो जीन प्याजे द्वारा दिया गया है, तो 109 में 3 हो जाएगा जीन प्याजे। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अधिगम की परिस्थितियाँ और माता पिता की ओर से दबाव। तो इसमें सकारात्मक बोल रहा है दोस्तों, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला, तो इसमें हो जाएगा अधिगम की परिस्थितियाँ। ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिगम की परिस्थितियाँ है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है, अधिगम परिस्थितियाँ। और ये अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। सहपाठियों से प्रतियोगिता है या माता पिता की ओर से जो दबाव होता है, ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। और अधिगम की परिस्थितियाँ हैं वो सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। फिर बात करते हैं कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें वह दूसरे के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल, वफादार या निष्ठावान होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं, वह कौन सी अवस्था है? तो आपको पता है कि कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई थी, और 3 अवस्थाओं में हर अवस्था में उन्होंने 2-2 चरण लिए थे। तो उन्होंने कुल कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 6 तो चरण बता दिए और 3 अवस्था बताई थी। अब 3 अवस्थाओं में एक तो ऑप्शन वैसे लेट हो जाएगा कि 4 दे रखे हैं, तो 4 में इसकी अवस्थाएं 3 ही थी। तो अब इसमें कौन सा होगा कि गैर परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत। तो आपको पता है इसमें होगा पश्च परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि दूसरे के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल, वफादार, निष्ठावान होना, दूसरे के प्रति पूछ रहा है, इसलिए इसमें पोस्ट कन्वेंशनल। फिर है शिक्षण के विज्ञान प्रथा प्रतिमान का विकास किसने किया था? विज्ञान प्रथा प्रतिमान का विकास किसने किया था? जोसेफ जे स्क्वाब, रिचर्ड सचमैन, जे ब्रूनर और जीन प्याजे। तो दोस्तों इसका होगा जोसेफ जे स्क्वाब। विज्ञान प्रथा प्रतिमान है वो जोसेफ जे स्क्वाब महोदय ने दिए थे। शिक्षण की विज्ञान प्रथा जोसेफ जे स्क्वाब। आपको पता है कि इससे पहले जो हमने 4 वीडियो अपलोड किए थे उसमें आया था रिचर्ड सचमैन ने पूछताछ की थी, आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो पूछताछ प्रथा प्रतिमान है वो रिचर्ड सचमैन की है, और विज्ञान प्रथा प्रतिमान है वो जोसेफ जे स्क्वाब की है। इसके अलावा एक है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, वो है आशुबेल का। और जीन प्याजे का आपको पता है आगे पहले क्वेश्चन आया है, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन प्याजे को माना जाता है। फिर बात करते हैं आगे, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग किया जाता है अनुसंधान में, अनुदेशन सामग्री के विकास में, शिक्षण विधि की प्रभावशीलता जांचने में और उपरोक्त सभी में। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग है वो उपरोक्त सभी अवस्थाओं में किया जाता है। अनुसंधान में भी करते हैं, अनुदेशन सामग्री के विकास में भी करते हैं, शिक्षण विधि की प्रभावशीलता जांचने में भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। फिर है संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी करना। यह कथन किसने दिया है? मफरलैंड ने, एडगर डेल ने, एंडरसन ने और लूमिस व विगल ने। तो दोस्तों ये संप्रेषण का कथन है वो एडगर डेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। और ये संप्रेषण वाला कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, ये 2-3 क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में नहीं है रीट के अंतर्गत, तो आप इसमें मतलब याद होते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप से प्रदर्शित करता है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास अनुवांशिकी के कारण होती है, सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो सही रूप से प्रदर्शित करता है, विकास की प्रकृति को सही रूप से प्रदर्शित करता है, उस कथन के बारे में पूछा है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, विकास एक सतत प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? तीव्र शारीरिक विकास में परिवर्तन, भावनात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण, और 4 समायोजन। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है पूछ रहा है इसमें। तो दोस्तों आप सबको पता है कि समायोजन है वो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है, किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है, यह कथन किसका है? किलपेट्रिक का, वर्ले का, कोल्सनिक का और हरलोक का।
दोस्तों किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है, यह कहते हैं ना हरलोक का। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। हरलोक ने कहा था किशोर स्वयं के लिए एक समस्या है। फिर बात करते हैं आगे। अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपकों की अनुक्रिया द्वारा व्यवहार का स्वचालन है, जिसमें उद्दीपन पहले अनुक्रिया के साथ होती है किंतु अंत में वह स्वयं उद्दीपन बन जाती है। सीखने का यह सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों इसमें बात कर रहा है अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपकों की अनुक्रिया द्वारा व्यवहार का मतलब स्वचालन है, जिसमें उद्दीपन पहले अनुक्रिया के साथ होती है किंतु अंत में वह स्वयं उद्दीपन बन जाती है। तो सीखने का यह सिद्धांत किसने दिया था? बी एफ स्किनर ने, बांडुरा ने, पावलोव ने और थॉर्नडाइक ने। तो दोस्तों ये सिद्धांत दिया था पावलोव ने। 118 में ऑप्शन नंबर 3 है, पावलोव महोदय ने ये सिद्धांत दिया था। इसमें है कि पहले उद्दीपकों की अनुक्रिया द्वारा व्यवहार का संचालन होता है, जिसमें उद्दीपन पहले अनुक्रिया के साथ होती है किंतु वह स्वयं उद्दीपन बन जाती है। आपको पता है कि कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, तो पहले घंटी दबाई फिर भोजन दिया, तो कुत्ते के अंदर मतलब ऐसा थोड़े दिनों बाद में ऐसा विकास हो गया कि जैसे ही घंटी बजती तो कुत्ते के मुँह से मतलब उद्दीपक पहले होने पर अनुक्रिया पहले ही हो जाती, उद्दीपक की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैन उद्दीपक उसमें भोजन था तो भोजन दिखाने पर लार आनी चाहिए थी, लेकिन बाद में बार बार ये अभ्यास करने पर कुत्ते को ये हो गया कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा, लेकिन भोजन नहीं दिया फिर भी उसके अंतर्गत मतलब मुंह में लार आ गई। तो यही बात इसमें पूछ रहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपकों की अनुक्रिया द्वारा व्यवहार का संचालन है, मतलब पहले उद्दीपक देते हैं फिर अनुक्रिया द्वारा व्यवहार का संचालन होता है। जैसे इसमें पहले उद्दीपक क्या था? भोजन था, अनुक्रिया हुई उसके मुंह के अंदर लार गाना, फिर उद्दीपन पहले अनुक्रिया के साथ होती थी किंतु अंत में वह स्वयं ही उद्दीपन बन जाती है। तो लास्ट में अंतर्गत मतलब भोजन नहीं दिया फिर भी उसके मुंह के अंदर लार का आ गई। फिर बात करते हैं आगे। निर्देशन की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सार्वभौमिक है, यह स्वयं की समस्या को हल करने में मदद करता है, यह हमेशा के लिए एक बार की क्रिया है, निर्देशन करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए समस्या को स्वयं हल नहीं करता है। तो इसमें बात कर रहा है निर्देशन की, गाइडेंस की, कि इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है की बात कर रहा है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा यह हमेशा के लिए एक बार की क्रिया है। अब हमेशा के लिए एक बार की क्रिया कोई ज़रूरी नहीं है, कितनी भी बार हो सकता है गाइडेंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यह हमेशा के लिए एक बार की क्रिया है, ये इसमें बात गलत है। फिर बात कर रहा है परिपक्वता की विशेषता है, एक स्वचालित प्रक्रिया, वृद्धि की पूर्णता, अधिगम का आधार और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों परिपक्वता वो एक स्वचालित प्रक्रिया है, वृद्धि की पूर्णता भी परिपक्वता होती है और अधिगम का आधार भी परिपक्वता होती है। क्योंकि आपको पता है कि अधिगम का आधार परिपक्वता इसलिए होती है कि परिपक्वता एक 2 वर्ष का बालक मान लो, आप 4 वर्ष का बालक मान लो, उसको आप 10वीं में एडमिशन नहीं दिला सकते, उसके लिए वह परिपक्व होना चाहिए। तो अधिगम के आधार है वो परिपक्वता होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर वृद्धि की पूर्णता एक स्वचालित प्रक्रिया है, परिपक्वता। इसके बाद बात करते हैं आगे। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता से प्राप्त सामंजस्य करने की योग्यता। यह कथन किसने दिया? कप्पू स्वामी ने, फ्रेंडसन ने, लेडेल ने और एलिस ने। दोस्तों इसमें बात कर रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। तो यह कथन है लेडेल का है, लेडेल। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है। लेडेल महोदय ने यह बात कही थी कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। फिर बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? दोस्तों नहीं है बात कर रहा है। संवेगों को प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्त करने की योग्यता, बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता, अपने और अन्यों या दूसरों के संवेगों को समझना और दूसरों को संवेगों और भावनाओं को उपयुक्त तरह से विभेदीकरण करना। तो इसमें पूछ रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता नहीं है, ये बात इसमें पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें है कि बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर 2 है, ये इसमें गलत बात कर रहा है कि बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण करने की योग्यता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की विशेषता नहीं है। फिर बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की थी? जलोटा ने, बाकरमेंदी ने, मेहता ने और भाटिया ने। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बाकरमेंदी ने भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना की थी, बाकरमेंदी ने। दोस्तों ये आज के 30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको पता है कि इसमें भी अब हर वीडियो में 8 से 10 क्वेश्चन एकदम अच्छे आते हैं। तो आप उनको नोट कर लें एक रजिस्टर के अंतर्गत और एग्ज़ाम से पहले उनका रिवीजन कर लें, ताकि आपको रीट के अंदर या आगे आने वाली कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइकोलॉजी होती है, आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।